तो निर्वाचन आयोग ने 16वीं लोकसभा के चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। आम लोग हो या फिर खास, हर किसी की नजर देश की चुनावी तारीखों पर थी, तो वहीं अलग अलग कयास भी लगाए जा रहे थे। चुनाव आयोग ने सभी कयासों पर विराम लगाते हुए चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो वहीं तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे देश भर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि चुनाव 7 चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण 11 अप्रैल को होगा, तो वहीं 30 मई को मतगणना की तारीख तय हुई है। इसके साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे। आपको बता दें कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को समाप्त होना है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः सत्ता में लौटने की कोशिश करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के खिलाफ कई राजनीतिक दल एकजुट होकर पार्टी को फिर से सत्ता में आने से रोकने का प्रयास करेंगे। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सरकार नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं होंगे, तो वहीं 11 अप्रैल को पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 18 अप्रैल को 13 राज्यों की 97 सीटों के लिए मतदान होगा। तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में 29 अप्रैल को 9 राज्यों की 31 सीटों के लिए मतदान होगा। पांचवें चरण में 6 मई को 7 राज्यों की 51 लोकसभा सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। छठा चरण 12 मई को होगा, जिसमें 7 राज्यों की 51 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। सातवें चरण का मतदान 19 मई को होगा, जिसमें 8 राज्यों की 59 सीटों के लिए वोटिंग होगी। तो वहीं फेक न्यूज और हेट स्पीच पर कंट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया से अधिकारी की नियुक्ति करने को कहा गया है। सभी सोशल मीडिया को इस दौरान किसी भी राजनीतिक पार्टी के विज्ञापन को जारी करने के लिए जानकारी देनी होगी। स्वीकृति मिलने के बाद ही वह ऐसा कर सकेंगे। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर कैंपेन का खर्चा भी जोड़ा जाएगा। पेड न्यूज पर कार्रवाई के लिए हर तैयारी की गई है। मीडिया एक्सपर्ट को भी चुनाव आयोग ने तैयार किया है, जो कि इस तरह की न्यूज पर नजर रखेंगे। Media certification and monitoring committees have already been constituted at all the states and districts to deal with the problem of paid news and other media-related violations and pre-certification of political advertisements on electronic media. An additional member, a social domain media expert, is included now in the membership of the MCMC, this Media Certification and Monitoring Committee, at the state and district level. Advertisement on social media will also require pre-certification. All expenditure on campaigning advertisement on social media is to be included in the election expenditure account. All provisions of Model Code of Conduct shall also apply to the content being posted on social media by candidates and political parties. सभी बूथ पर सीसीटीवी कैमरा भी होगा। मतदाताओं तक पहुंचने के लिए हर तरह की कोशिश की गई है। इसके साथ मतदान के बाद सभी को पर्ची भी मिलेगी। एक ऐप भी लॉन्च होगा, जिसकी मदद से कोई भी मतदाता किसी भी नियम उल्लंघन को करते हुए कैमरे में कैद कर सीधे चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। सभी इवेंट की वीडियोग्राफी होगी। पर्याप्त संख्या में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी। सभी उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति और शिक्षा का ब्यौरा देना होगा। फॉर्म 26 भरना होगा। और क्या क्या मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सुनील अरोड़ा ने कहा है, आइए सुनते हैं। We have 7 phases of election. Phase 1, date of issue of gazette notification. नोटिफिकेशन होने के गजट नोटिफिकेशन होने का दिन 18/3/2019 मंडे। फेज 1, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन, आखिरी तारीख नॉमिनेशन की 25/3/2019 मंडे। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 25 March 2019 Monday. Date for scrutiny of nominations 26 March 2019 Tuesday. Last date for withdrawal of candidature 28 March Thursday. Date of poll first phase 11th April Thursday. Date of counting 23rd March Thursday.
23rd May 2019. Sorry. Or date before election shall be completed 27th May 2019. Phase 2. Date of issue of Gazette notification 19th March. Last day of nomination 26th March. Date for scrutiny of nomination 27th March. Last date of withdrawal 29th March. Date of poll 18th April. Date of counting same 23rd May. Phase 3. Phase 3 date of issue of Gazette notification 28th March. Last date, we'll come to that after this. That is the second statement. Last date of nomination 24th April. Phase 3. Date of scrutiny 5th April. Last date for withdrawal of candidature 8th April. Date of counting 23rd May. Date of counting. Date of poll 23rd April. Phase 4. 23rd April. 23rd April. Is it clear now? Phase 4. Date of issue of notification 2nd April. In fact, the most important are 2 dates that I can give you instead of giving you 7 dates. The date of poll 29th April and date of counting same. Phase 5. Date of issue of Gazette notification 10th April. Date of poll 6th May. Phase 6. Date of issue of Gazette notification 16th April. Date of poll 12th May. Phase 7. Date of issue of Gazette notification 19th May. तो वो घड़ी आ ही गई है जिसका सबको इंतजार था। अब देखना होगा कि मतदाता किसको इस बार सत्ता में बिठाता है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। लोकसभा चुनाव 2019 की हलचल तेज हो चुकी है। राजनीतिक पंडित ये मान रहे हैं कि 2019 के रण में बालाकोट में हुए स्ट्राइक का जरूर असर होगा। तो क्या इसे भांपते हुए विपक्ष अपनी सियासत बदलेगा? देखिए रिपोर्ट के जरिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद देश में राजनीतिक माहौल बदला है। सेना के शौर्य को सरकार अपनी रणनीति से जोड़ रही है, तो वही विपक्ष इसे देखते हुए अपनी रणनीति और गठबंधन के समीकरण भी बदल रहा है। लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और लोकदल के गठबंधन ने कांग्रेस पार्टी के लिए 2 सीटें छोड़ी हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले कह चुके हैं कि इन सीटों को छोड़ने का मतलब यही है कि कांग्रेस भी गठबंधन में शामिल है, लेकिन कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या बदले राजनीतिक माहौल में गठबंधन के गणित में कोई बदलाव हो सकता है? आक्रामक कांग्रेस ये लगातार कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, न नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, न किसी और के खिलाफ। हमारी लड़ाई उस विध्वंसकारी नफरत से भरी हुई बांटने वाली विचारधारा के खिलाफ है जिसकी अगुवाई नरेंद्र मोदी करते हैं। कांग्रेस लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कह रही है कि उनकी पार्टी देश में बेरोजगारी, रोजी रोटी, किसान मजदूरों, छोटे उद्यमियों और दुकानदारों का मुद्दा उठाकर इस राजनीति का जवाब देगी। समझदार जनता पर सबका भरोसा। विपक्ष इस बात पर जोर दे रहा है कि पुलवामा हमले और पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई का चुनावों पर कोई असर नहीं होगा। जनता सच्चाई जानती है। विपक्ष ने शहीदों के बलिदान को सराहा है। जनता सच्चाई जानती है, जनता समझदार है, वो चुनावों में सेना के नाम के इस्तेमाल को समझती है। क्या कांग्रेस कंफ्यूज्ड है? यूपी में जब महागठबंधन की बात शुरू हुई तब माना गया था कि कांग्रेस, सपा और बसपा साथ आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
बसपा के मुताबिक कांग्रेस इस समय अलग मोड में है। कांग्रेस का जोर इस समय अपनी पार्टी को बढ़ाने पर है, न कि मोदी को हराने पर, जबकि अपनी पार्टी बढ़ाने का नहीं बल्कि मोदी को हराने का समय है। इसका जवाब कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने कहा कि विनम्रता का दूसरा सार ही कांग्रेस है। राहुल गांधी झुककर आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरे दल हमें लेकर गलतफहमी में हो सकते हैं, हम में किसी तरह का अक्खड़पन नहीं है। कांग्रेस ने आक्रामक अंदाज में कहा कि यूपी में सपा और बसपा अपने आप को बड़ी पार्टियां मानती हैं। अगर वो बड़ी हैं तो पहल भी उन्हीं को करनी पड़ेगी। अगर उनकी ओर से पहल होती है तो हम बात करने को तैयार हैं। यूपी में भले ही कांग्रेस को महागठबंधन में जगह न मिल पाई हो, लेकिन बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन तय माना जा रहा है। हालांकि दोनों पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर अभी सहमति नहीं हो पाई है। पुलवामा हमले के बाद से बदले राजनीतिक माहौल पर विपक्ष कह रहा है कि हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सभी विपक्षी दल सरकार के साथ हैं। पहले भी जब भी ऐसे हमले हुए हैं, देश एकजुट रहा है, लेकिन ऐसे हमले की आड़ में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इधर दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की हलचल बनी हुई है। स्थिति साफ नहीं है। कांग्रेस लगातार नकार रही है कि वो आपके साथ गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि गठबंधन न हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि देश में ऐसी सरकार चल रही है जो इस देश के संविधान, लोकतंत्र और संघीय ढांचे के लिए गंभीर खतरा है। गोवा, अरुणाचल, कर्नाटक, दिल्ली, बंगाल, हर जगह राज्यपाल के डंडे का इस्तेमाल सरकारों के खिलाफ किया जा रहा है। पुलवामा हमले और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भले ही विपक्ष में गठबंधन को नए सिरे से आगे बढ़ाने की बात बहुत आगे न बढ़ पाए, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि विपक्षी दलों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि एयर स्ट्राइक के बाद जो माहौल बनाने की कोशिश की गई है, उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के पास कोई जमीनी तंत्र नहीं है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो पुलवामा आतंकी हमला और उसके बाद भारत की ओर से पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक, आतंकियों ने अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए भारत के सैनिकों की जान ली, जिसके बाद से देश में उथल पुथल होने लगा। हालांकि दोनों घटनाओं का आने वाले लोकसभा चुनाव पर व्यापक असर होना लाजमी है। क्या पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद भारत के पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों पर हमला करने के बाद उपजे हालातों से आम चुनाव से पहले देश की राजनीति बदलेगी? ये बड़ा सवाल बरकरार है। 14 फरवरी से लेकर अब तक जिस तरह के सियासी हालात देश के अंदर बने हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिनों की राजनीति पर इस घटनाक्रम की छाप दिखेगी। साथ ही आम चुनाव के दौरान मुख्य मुद्दा भी यही रहेगा। वहीं जिस तरह अभिनंदन को पाकिस्तान ने रिहा करने का फैसला लिया, उसे भी पीएम मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी गई, जिसका पूरा फायदा पीएम मोदी को मिलेगा। इस पूरे प्रकरण से ब्रांड मोदी एक बार फिर से मजबूत हुए हैं। हमले के बाद से ही उनकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी देखी जा रही थी, इस उम्मीद के साथ कि वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। और जब 26 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, तो उससे लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरते दिखे पीएम मोदी की इस लोकप्रियता को भुनाते हुए नया कैंपेन भी लॉन्च कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले पर सबसे अधिक उलझन विपक्षी दलों में है। वो ऐसे हालात में है कि इस मुद्दे पर न चुनाव लड़ सकते हैं और न ही इस मुद्दे से बच सकते हैं। जानकारों के अनुसार जो ट्रेंड आ रहे हैं, उस हिसाब से पिछले 15 दिनों में बाकी सारे मुद्दे अब हाशिए पर जाते दिख रहे हैं। चुनाव विश्लेषक के अनुसार युद्ध जैसे हालात जब भी देश के सामने आते हैं, तो अलग अलग से एक भावना भी सामने आती है, जिसमें लोग स्वाभाविक रूप से मजबूत नेता और मजबूत सरकार की ओर जाना पसंद करेंगे। ऐसे में ये माहौल बीजेपी और पीएम मोदी के पक्ष में जा सकता है। इस घटना से पहले आए तमाम सर्वे में इस बार बीजेपी को 2014 में मिली 282 सीटों की ऐतिहासिक उपलब्धि के मुकाबले काफी नुकसान होने का अनुमान बताया जा रहा था। बीजेपी को खुद की सीटें 200 से कम रह जाने का खतरा लग रहा था, लेकिन इस बदले परिवेश में बीजेपी को लगता है कि वो नई लहर पैदा कर सकती है, जो उससे भी बड़ी जीत दिला सकती है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी इस घटना के बाद से ही बिखरे विपक्ष को ऐसी हालत से निपटने में अक्षम रहने का आरोप लगाकर हमले कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार संघ ने भी राम मंदिर के मुद्दे को छोड़कर अब आम चुनाव इसी घटना के बैकड्रॉप में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने की सलाह बीजेपी को दी। संघ को लगता है कि पहले से ही गूंजे हिंदूवाद में राष्ट्रवाद का मुद्दा जुड़ने के बाद बीजेपी ऐतिहासिक प्रदर्शन करेगी और चुनाव में अब कोई तीसरा मुद्दा नहीं रहेगा।
यही वजह है कि विपक्ष ने मोदी सरकार को अकेले मैदान जीतने नहीं देने का फैसला किया। विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद तय किया गया कि देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर वो सेना और सरकार के साथ रहेंगे, लेकिन इसकी आड़ में सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। विपक्ष ने आंतरिक सुरक्षा में गड़बड़ी से लेकर विदेश नीति तक की खामियों के बारे में विपक्ष ने सवाल पूछने की रणनीति बनाई। विपक्ष को लग रहा है कि अगर मोदी सरकार को सवालों से अलग कर वो बैकफुट पर रहेगा तो चुनाव में रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। इसके लिए विपक्ष कारगिल चुनाव की मिसाल देता है, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ आवाज उठ रही थी। अप्रत्याशित तरीके से आम चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था। विपक्ष को लगता है कि भले राष्ट्रवाद के मुद्दे पर देश के अंदर भावना बुलंद रहेगी, लेकिन वोटिंग के समय असल मुद्दे ही निर्णायक दिशा तय करेंगे। साथ ही विपक्ष सरकार पर सतर्क तरीके से सवाल उठाते हुए आगे बढ़ेगा, जिससे दूसरे सवालों को भी जिंदा रखने में सहूलियत होगी। लेकिन कहा जाता है कि चुनाव में 7 दिन का वक्त भी काफी होता है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस घटना से जुड़े घटनाक्रम बहुत कुछ प्रभावित कर सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि एयर स्ट्राइक के बाद बीजेपी के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हुई, जो पिछले कुछ महीनों से ठहराव पर था। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश नहीं झुकने दूंगा के साथ ही अपनी चुनावी दिशा तय की। पहले से ही मजबूत सरकार और मजबूत सरकार की थीम के साथ चुनाव प्रचार कर चुके पीएम मोदी ने इस घटना को मजबूत सरकार के प्रतीक के रूप में पेश कर दिया। लेकिन अभी ग्रामीण इलाकों में ये इलाका चुनाव को कितना प्रभावित करेगा, इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल देखना लाजमी है कि इस बार चुनावी महाभारत में विजय रथ पर कौन सवार होता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो चुनाव के वक्त आंकड़ों का खेल स्वाभाविक है। 17वीं लोकसभा चुनाव के सरगर्मी शुरू होने के बाद जाहिर है कि राजनेता, राजनीतिक विश्लेषक और राजनीति से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स इसके पिछले चुनावी आंकड़े को जानने की कोशिश करेगा। इसी संबंध में हम आपके वोट प्रतिशतता के मामले में 16वीं लोकसभा के चुनावी आंकड़े क्या रहे थे बताएंगे आपको। लोकसभा चुनाव में देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जो इसके परिणाम तय करते हैं। यही वजह है कि हमारे देश का हर वर्ग जो आम चुनाव में रुचि रखता है वो इन राज्यों पर नजर गड़ाए रखता है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु हैं। ये सातों राज्य सूरज के उस सातों घोड़ों के समान हैं जो किसी भी पार्टी की चुनावी रथ को मंजिल तक पहुँचा सकते हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ दल बीजेपी हो या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस। आने वाले चुनाव में इनका क्या होगा ये तो जनता ही तय करेगी, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इन राज्यों में किस पार्टी को कितने वोट मिले और कुल वोटों की प्रतिशतता क्या रही। शुरुआत करते हैं देश के सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कुल वोटिंग 8 करोड़ 11 लाख हुई। बीजेपी को 71 सीटें मिली और 42.30% वोट हासिल हुए। सपा को 5 सीटें मिली और 22.20% वोट हासिल हुए। बसपा को एक भी सीट नहीं मिली और 19.60% वोट हासिल हुए। लोकसभा चुनाव में तख्ता पलट रखने का मादा बिहार भी बखूबी जानता है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस राज्य में पार्टियों की क्या परफॉर्मेंस रही थी, आइए जानते हैं। बिहार में कुल वोटिंग 3 करोड़ 60 लाख हुई। बीजेपी को 22 सीटें मिली और 29.40% वोट हासिल हुए। आरजेडी को 4 सीटें हासिल हुई और 20.10% वोट हासिल हुए। मध्य प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियां भी चुनाव परिणाम पर असर डालती हैं। मध्य प्रदेश में कुल वोटिंग 2 करोड़ 96 लाख हुई। बीजेपी को 27 सीटें मिली और 54% वोट हासिल हुए। कांग्रेस को 2 सीटें मिली और 34.90% वोट हासिल हुए। महाराष्ट्र में शिवसेना और मनसे लोकसभा चुनाव के लिए अहम स्थान रखते हैं। महाराष्ट्र में कुल वोटिंग 4 करोड़ 87 लाख हुई। बीजेपी को 23 सीटों के साथ 27.30% वोट हासिल हुए। शिवसेना को 18 सीटें मिली जबकि 20.60% वोट हासिल हुए। कांग्रेस को 2 सीटें हासिल हुई और 18.10% वोट हासिल हुए। लोकसभा सीटों वाला ये राज्य भी लोकसभा चुनाव में तख्ता पलट रखने का मादा रखता है।
राजस्थान में कुल वोटिंग 2 करोड़ 71 लाख हुई। बीजेपी को 25 सीटों के साथ 54.90% वोट मिले। कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई, जबकि 30.40% वोट मिले। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर खुद की पार्टी को बनाया और विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल की। हालांकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन इस चुनाव में पश्चिम बंगाल अहम स्थान रखने वाला है। पश्चिम बंगाल में कुल वोटिंग 5 करोड़ 16 लाख हुई। तृणमूल कांग्रेस को 34 सीटों के साथ 39.80% वोट हासिल हुए। सीपीआईएम को 2 सीटें मिली, जबकि 23% वोट हासिल हुए। कांग्रेस को 4 सीटें मिली और 9.70% वोट हासिल हुए। बीजेपी को 2 सीटें मिली और 18% वोट हासिल हुए। अन्ना द्रमुक पार्टी भी तमिलनाडु राज्य के लिए लोकसभा में खासा स्थान रखती है। यहाँ द्रमुक पार्टी उनको कड़ी टक्कर देती है। हालांकि पहले ये दोनों पार्टी एक साथ थी, लेकिन अब अलग अलग चुनाव लड़ती हैं। तमिलनाडु में कुल वोटिंग 4 करोड़ 6 लाख हुई। अन्ना द्रमुक को 37 सीटें और 44.30% वोट मिले। द्रमुक पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई, जबकि 23.60% वोट हासिल हुए। 2014 के आम चुनाव की वोट प्रतिशतता को देखते हुए ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि बीजेपी ने सीटों के मामले में भले ही बाजी मारी थी, लेकिन जहां तक वोट प्रतिशतता का सवाल है तो कुछ खास नहीं कर पाएगी। अब आने वाले चुनाव में आंकड़े कितना महत्व रखते हैं, ये तो चुनाव परिणाम ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी।